हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीड साइंस खरपतवार विज्ञान की एमसीक्यू क्लास करने के बाद आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी की क्लास। एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी कीट विज्ञान का यहाँ पर वन शॉट के फॉर्म में 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेम वैसे ही जैसा कि वीड साइंस में था। 100 से यहाँ पे प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आईपीएस एफओ का प्री हो, चाहे सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम हो, या फिर कोई अदर एग्जाम हो, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो इस क्लास के साथ बने रहिए। क्लास के एंड तक आपको पूरा वीडियो देखना है, जितना क्वेश्चन यहाँ पर है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अच्छे तरीके से फैक्ट को समझते हुए इस क्लास को करना है। पेन और कॉपी लेके बैठिए, अच्छे तरीके से जो भी यहाँ पर फैक्ट बताया जाएगा उसको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अच्छे तरीके से नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज की इस क्लास में, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटोमोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या क्या इस क्लास में कवर होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटोमोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट, इंटरनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ग्रोथ डेवलपमेंट, मेटामॉर्फोसिस, इंसेक्ट ऑर्डर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये इस क्लास में देखने को मिलेगा। इसके क्वेश्चन रहने वाले हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहने वाला है इंसेक्ट का। लगभग 50-60 क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर जो कॉटन हो गया, अदर यहाँ पर फील्ड क्रॉप्स हो गया, उनके मेजर इंसेक्ट पेस्ट को भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। स्टोर ग्रेन पेस्ट हो गया, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इंसेक्टिसाइड और बेनिफिशियल इंसेक्ट, ये सारा जो है, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट, ऑथर, बुक, फादर, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो क्लास के एंड तक आपको बने रहना है, अच्छे तरीके से पूरे क्लास को देखना है, ठीक है। किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आईपीएस एफओ, एफसीआई, नाबार्ड, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सुगर केन सुपरवाइजर के लिए, यूके ट्रिपल एस सी डबल एओ के लिए, एमपीआरएओ के लिए और अदर जो स्टेट है या फिर किसी भी सेंट्रल एग्जाम के लिए ये क्लास जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं आज की इस क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। द टर्म इंटोमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स इंटोमन एंड लोगोस मीनिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इंटोमोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक शब्द इंटोमन और लोगोस से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? एनिमल एंड स्टडी, इंसेक्ट एंड साइंस स्टडी, प्लांट एंड नॉलेज, पेस्ट एंड कंट्रोल। तो स्टार्टिंग में तो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, लेकिन क्लास के एंड होते होते सारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है। फील्ड क्रॉप की जब बात करेंगे, कॉटन क्रॉप की बात करेंगे, अदर क्रॉप की बात करेंगे, तो उनमें कौन कौन सा इंसेक्ट लगता है, क्या उसका साइंटिफिक नेम है, बोटानिकल नेम है, उन सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इंटोमोलॉजी है, इसका जो ग्रीक वर्ड है इंटोमन, इसका मतलब होता है इंसेक्ट, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो इंसेक्ट की स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसको इंटोमोलॉजी बोला जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। इंसेक्ट की बात करेंगे तो ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, फाइलम क्या है इसका, तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है। क्लास क्या है इसका, तो इंसेक्टा, ठीक है। इन दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द इंसेक्ट बॉडी इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेन रीजन्स। कीट का जो शरीर है सामान्यतः कितने मुख्य भागों में विभाजित होता है? 2, 3, 4, 5, 6। तो इंसेक्ट का जो बॉडी पार्ट होता है ये मेनली यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितना? 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? तो पहला होता है हेड, दूसरा क्या होता है थॉरेक्स, तीसरा क्या होता है एब्डोमेन, ठीक है। 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। हेड में क्या क्या होता है? हेड की बात करेंगे तो इसमें माउथ पार्ट होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी ऑर्गन्स, ये देखने को मिलता है हेड में। थॉरेक्स में क्या होता है? तो यहाँ पे लोकोमोटरी रीजन बोला जाता है इसको, लोकोमोटरी। इसमें क्या होता है? यहाँ पे लेग्स, विंग्स, ये सब देखने को मिलता है। एब्डोमेन की बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है? तो यहां पर आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रेटरी, ये सारे जो ऑर्गन है ये आपको एब्डोमेन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंसेक्ट का बॉडी पार्ट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन टिपिकल एडल्ट इंसेक्ट। एक सामान्य वयस्क कीट में पैरों की कितनी जोड़ियां होती है? 2, 3, 4, 5, 6। कितने जोड़ी पैर होते हैं यहाँ पर एडल्ट इंसेक्ट में?
तो एडल्ट इंसेक्ट की बात करेंगे तो इसमें 3 पेयर यहाँ पर 3 पेयर लेग्स होते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सा पेयर होता है, तो यहाँ पे बात करेंगे प्रोथोरेक्स में। प्रोथोरेक्स में यहाँ पर एक पेयर देखने को मिलता है, एक पेयर यहाँ होता है। दूसरा कहाँ पे होता है, मेसोथोरेक्स में, यहाँ पे एक पेयर होता है। और तीसरा कहाँ पे होता है, मेटाथोरेक्स में, यहाँ पे एक पेयर होता है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर कितना पेयर हो गया, 3 पेयर। टोटल कितना लेग हो गया, 6 लेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच बॉडी रीजन ऑफ एन इंसेक्ट बियर्स विंग्स। कीट के शरीर का कौन सा भाग जो होता है पंखों को धारण करता है। हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, हेड एंड थॉरेक्स, एब्डोमेन एंड थॉरेक्स। तो कौन सा पार्ट होता है, कमेंट करके आंसर दीजिए जहां पर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो विंग्स की बात करेंगे तो ये हम लोगों ने देखा था थॉरेक्स वाले रीजन में, थॉरेक्स में ये प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पर बात करेंगे मीजोथोरेक्स में कौन सा विंग होता है, मीजोथोरेक्स में कौन सा विंग होता है, और मेटाथोरेक्स में कौन सा होता है, ये आपको बताना है कौन कौन सा होता है। तो मीजोथोरेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 विंग्स देखने को मिलेगा, 4 विंग्स। और मेटा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको हैंड विंग्स देखने को मिलेगा, हैंड विंग्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विच पेयर ऑफ अपेंडेजेस ऑन द इंसेक्ट हेड प्राइमरीली फंक्शंस एज सेंसरी ऑर्गन्स। कीट के शरीर में पर उपस्थित कौन सा उपांग मुख्यतः संवेदी अंग सेंसरी ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। सिरसी, एंटीनी, विंग्स, ओविपोजिटर, स्पेरिकल्स। तो यहाँ पर हेड में कौन सा ऐसा पार्ट होता है इंसेक्ट का जो कि सेंसरी ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल सेंसरी ऑर्गन होता है ये होता है आपका एंटीनी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करता है, तो स्मेल करने के लिए, ऑल्फिकेशन के लिए, टच के लिए और वाइब्रेशन डिटेक्शन के लिए। किस किस में, स्मेल के लिए, इसको क्या बोला जाता है, ऑल्फेक्शन, और टच के लिए, साथ ही साथ वाइब्रेशन डिटेक्शन के लिए। ठीक है, एंटीनी जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। ये कहाँ पे होता है, तो हेड वाले रीजन में। सेरसी की बात करेंगे तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, तो ये एब्डोमेन का एंड वाला पार्ट में, एब्डोमिनल का एंड पार्ट में। ठीक है, विंग्स की बात करेंगे तो ये हम लोगों ने देखा थॉरेक्स वाले रीजन में। ओविपोजिटर की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये एग लेइंग स्ट्रक्चर होता है, एग लेइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पाइरिकल्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये रेस्पिरेटरी ओपनिंग होता है, रेस्पिरेटरी ओपनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द लार्ज लैटरल आईज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स आर नॉन एज। कीटों में सिर के दोनों ओर स्थित बड़े नेत्रों को क्या कहा जाता है। ओसली, स्टेमाटा, कंपाउंड आइज, कॉर्निया, ओमाटिडिया। क्या कहा जाता है, जो बड़े नेत्र होते हैं जो सिर के दोनों साइड होता है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ओसली है ये क्या होता है, तो ये सिंपल आई होता है, सिंपल आइज होता है। जो इंसेक्ट का सिंपल आई होता है वो ओसली कहलाता है। स्टेमाटा की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो लार्वल सिंपल आइज। ठीक है, कंपाउंड आइज की बात करेंगे तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कीट जो है इंसेक्ट, इनके सिर के जो दोनों साइड बड़े बड़े नेत्र होते हैं वो कंपाउंड आइज कहलाते हैं। ठीक है, कॉर्निया की बात करेंगे तो ये बस आइज का कंपोनेंट होता है, आई कंपोनेंट होता है। ओमाटिडिया की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये स्ट्रक्चर यूनिट होता है किसका, कंपाउंड आइज का, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड आई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कंपाउंड आई इज कॉल्ड। संयुक्त नेत्र जो कंपाउंड आइस है की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है क्या कहलाती है। फैसेट, कॉर्निया, ओसिलस, ओमाटिडियम, रेटिना। तो यहाँ पर अगर इंसेक्ट की आइज की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ केवल एक आंख नहीं होता है, इनकी आंखें जो होती है वो कई छोटे छोटे हिस्से से मिलकर बना होता है। ये जो एक छोटा हिस्सा होता है विजुअल यूनिट होता है, विजुअल यूनिट होता है, एक छोटा हिस्सा होता है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको ओमाटिडियम बोला जाता है, ओमाटिडियम।
और इसकी जो संख्या है वो हर इंसेक्ट में अलग अलग होता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे हनी बीस की तो इसमें कितना होता है, तो इसमें 5000 यहाँ पे ओमाटीडिया देखने को मिलता है। ठीक है। ड्रैगन फ्लाई की बात करेंगे तो इनमें कितना होता है, यहाँ पे ओमेटिडियम की संख्या तो 30,000 होता है। जितना यहाँ पे ओमेटिडियम की संख्या ज्यादा होगा उतना अच्छा यहाँ पर विजन होगा, बेटर विजन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ओमेटिडियम। नेक्स्ट यहाँ पे द सिंपल आइज प्रेजेंट इन एडल्ट इंसेक्ट आर नॉन एज। वयस्क कीटों में पाए जाने वाले सरल नेत्र सिंपल आइज को क्या कहा जाता है? ओमेटिडिया, ओसेली, स्टेमाटा, फैसेट्स, कॉर्निया। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो इंसेक्ट का जो सिंपल आइस होता है उसको ओसली बोला जाता है। ठीक है, ओसेली बोला जाता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। यूजुअली यहाँ पे कितना ओसली प्रेजेंट होता है, तो 3 ओसली प्रेजेंट होता है। कहां पे होता है, तो ये हेड का जो डोर्सल वाला साइड होता है, डोर्सल साइड ऑफ हेड। ये किस चीज में हेल्प करता है? लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए इसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो है क्लियर इमेज को फॉर्म नहीं करता, ये क्लियर इमेज नहीं देता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, क्लियर इमेज जो है ये नहीं बनाता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एंटीनी इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन बटरफ्लाइज। तितलियों में सामान्य किस प्रकार की एंटीना पाई जाती है? फिलीफॉर्म, मोनिलोफॉर्म, सेटेसियस, कैपिटेट, प्ल्यूमोस। तो कमेंट करके आंसर दीजिए कि बटरफ्लाइज में यहां पर किस तरह का एंटीनी देखने को मिलता है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है फिलीफॉर्म की बात करेंगे तो ये किसका होता है, तो कॉकरोचेस में। कॉकरोच का जो एंटीनी होता है ये उसका फिलीफॉर्म होता है। ठीक है। मोनिलीफॉर्म की बात करेंगे तो ये किसमें होता है, टर्माइट में। सेटेसियस की बात करेंगे तो ये किसमें देखने को मिलता है, ड्रैगन फ्लाइज में। कैपिटेट की बात करेंगे तो ये बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। प्लूमोस की बात करेंगे तो ये किसमें होता है, तो मेल मॉस्किटो टाइप में, मेल मॉस्किटोस में। ठीक है, तो इन सबको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज कंसीडर्ड द मोस्ट प्रिमिटिव अमंग इंसेक्ट। कीटों में सबसे आदिम जो प्रिमिटिव प्रकार का मुखांग जो है कौन सा माना जाता है? सिफोनिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग, च्यूइंग, स्पॉन्जिंग, रास्पिंग एंड सकिंग। तो यहाँ पे जो प्रिमिटिव माउथ पार्ट है वो कौन सा माना जाता है इन 5 ऑप्शन में? कमेंट करके आंसर देना है इसका भी। तो यहाँ पे जो प्रिमिटिव है, एंसेस्ट्रल है, आदिम की बात करेंगे तो ये आपका च्यूइंग हो जाएगा। ये जो माउथ पार्ट होता है वो च्यूइंग कहलाता है। और जो अदर माउथ पार्ट है वो इसी से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, मॉडिफिकेशन है इसी का, किसका, च्यूइंग टाइप का। तो ये जो च्यूइंग टाइप है ये किसमें देखने को मिलता है, तो ग्रासहॉपर में, ग्रासहॉपर में, कॉकरोचेस में, कॉकरोचेस में, इन सब में देखने को मिलता है। सिफोनिंग टाइप बात करेंगे तो ये किसमें देखने को मिलता है, तो बटरफ्लाई में और मॉथ में। पियर्सिंग एंड सकिंग की बात करेंगे तो ये किसमें होता है, तो मॉस्किटो में और एफिड्स में। स्पॉन्जिंग की बात करेंगे तो हाउस फ्लाई, जो घरेलू मक्खी होता है। रास्पिंग एंड सकिंग की बात करेंगे तो ये थ्रिप्स में। ठीक है, इन सबको याद कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे विच इंसेक्ट पोसेसेस च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स। निम्नलिखित में से किस कीट में च्यवन च्यूइंग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? बटरफ्लाई, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, ग्रासहॉपर, एफिड्स। च्यूइंग टाइप किसमें देखने को मिलता है, अभी मैंने बताया था। तो च्यूइंग की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा ग्रासहॉपर में, ग्रासहॉपर में, कॉकरोचेस में, बीटल्स में, टर्माइट्स में। ठीक है, इनका जो माउथ पार्ट होता है वो च्यूइंग टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
बटरफ्लाई की बात करेंगे तो इसका कैसा होता है, सिफोनिंग टाइप। रिपीट करूंगा कि ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। मॉस्किटो की बात करेंगे तो पियर्सिंग एंड सकिंग। हाउसफ्लाई की बात करेंगे तो स्पॉन्जिंग। एफिड्स की बात करेंगे तो पियर्सिंग एंड सकिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स आर टिपिकली फाउंड इन, तो अभी हम लोगों ने देखा था एफिड। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स आर, तो ये आपको देखने को मिलेगा बटरफ्लाई में। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है स्पॉन्जिंग टाइप, तो ये हाउसफ्लाई में। नेक्स्ट है रास्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन, तो रास्पिंग और सकिंग जो प्रकार का मुखांग किस में पाया जाता है, थ्रिप्स में, बटरफ्लाइज में, हाउसफ्लाई में, एफिड्स में, ग्रासहॉपर में। माउथ पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसीलिए मैं सबको अलग अलग लाया हूं, ठीक है। तो रास्पिंग एंड सकिंग की बात करेंगे तो ये थ्रिप्स में होता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बटरफ्लाई में स्पोनिंग, हाउसफ्लाई में स्पॉन्जिंग, एफिड में पियर्सिंग एंड सकिंग, ग्रासहॉपर में च्यूइंग, ठीक है। यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रासहॉपर की बात करेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एकदम से याद हो जाना चाहिए आपको। ग्रासहॉपर में च्यूइंग टाइप का होता है, कॉकरोच में च्यूइंग, एफिड्स में पियर्सिंग एंड सकिंग, मॉस्किटो में जो फीमेल मॉस्किटो है पियर्सिंग एंड सकिंग, बटरफ्लाई की बात करेंगे तो सिफोनिंग, हाउस फ्लाई की बात करेंगे तो स्पॉन्जिंग, थ्रिप्स की बात करेंगे तो रास्पिंग एंड सकिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एंटीना से क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एंटीना इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन कॉकरोच। कॉकरोच में सामान्यतः किस प्रकार की एंटीना पाई जाती है, मोनिलीफॉर्म, कैपिटेट, फिलीफॉर्म, प्लूमोस, एरिस्टेट। तो कॉकरोच में जो होता है वो फिलीफॉर्म होता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये कैसा होता है, तो ये थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड लाइक, ठीक है। मोनिलीफॉर्म की बात करेंगे तो ये टर्माइट्स में। कैपिटेट की बात करेंगे तो ये किसमें, बटरफ्लाई में। प्लूमोस की बात करेंगे तो मेल मॉस्किटो में। एरिसेट की बात करेंगे तो ये आपको हाउस फ्लाई में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बीड लैग एंटीनी आर नॉन एज, माला की मोतियों जैसी एंटीना को क्या कहा जाता है, फिलीफॉर्म, मोनिलोफॉर्म, प्लूमोस, जेनिक्यूलेट, कैपिटेट। तो जो माला की मोतियों के जैसा जो एंटीनी होता है वो कौन सा शेप होता है, कौन सा टाइप होता है इनमें से, तो माला मोती से याद रखेंगे मोनिलीफॉर्म। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। इस एंटीनी का सेगमेंट कैसा होता है, सेगमेंट की बात करेंगे तो राउंडेड एंड बीड लाइक, राउंडेड एंड बीड लाइक, इसीलिए माला की मोतियों जैसा दिखता है जो कि मोनिलीफॉर्म होता है, ठीक है। फिलीफॉर्म को हम लोगों ने देखा था, ये थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड लाइक। प्लूमोस की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, फेदर लाइक, फेदर लाइक होता है। जेनिक्यूलेट की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, एल्बो एंटीनी होता है, एल्बो। कैपिटेट की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, तो क्लब्ड एंटीनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फेदर लाइक एंटीनी आर टिपिकली फाउंड इन, तो अभी हम लोगों ने देखा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉस्किटो, मेल मॉस्किटो। नेक्स्ट यहाँ पे क्लब शेप्ड एंटीनी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो जो गद्दा है क्लब के समान एंटीना किसमें पाया जाता है, तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया, किसमें, बटरफ्लाई में। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एल्बो एंटीनी आर नॉन एज, कोहनी नुमा एल्बो एंटीनी को क्या कहा जाता है, एरिसिटेट, सेटिसियस, मोनिलोफॉर्म, जेनुकुलेट, प्लूमोस। तो ये जेनिकुलेट कहलाता है। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो एल्बो लैग बैंड होता है, ठीक है। किसमें किसमें होता है ये, तो एंट में, चींटी में, और किसमें होता है, हनी बी में। स्टेट की बात करेंगे तो ये किसमें होता है, हॉर्स फ्लाई में, हॉर्स फ्लाई टाइप का एंटीनी होता है। सिटेसी की बात करेंगे तो ये ड्रैगन फ्लाई। मोनिली फॉर्म की बात करेंगे तो ये टर्माइट। एकदम याद हो जाना चाहिए आपको, इसी क्लास में याद होना चाहिए, और कुछ पढ़ने का आपको आवश्यकता नहीं होना चाहिए। फिर प्लूमस की बात करेंगे तो मेल मेस्किटो।
यहाँ पर एक ही स्लाइड में रिवीजन कर लेंगे। कॉकरोच की बात करेंगे तो इसका एंटीना टाइप कैसा होता है, फिलीफॉर्म। टर्माइट का कैसा होता है, तो मोनिलिफॉर्म। मेल मॉस्किटो का कैसा होता है, तो प्लूमोस का होता है। बटरफ्लाई की बात करेंगे तो कैपिटेट होता है। हनी बी की बात करेंगे तो गैनिकुलेट। हाउस फ्लाई की बात करेंगे एरिस्टेट। ड्रैगन फ्लाई सिटेसी। ठीक है, एंटीना टाइप में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब लेग से क्वेश्चन देखेंगे। जंपिंग टाइप लेग्स आर नॉन एज, कूदने के लिए अनुकूलित पैरों को क्या कहा जाता है? कुर्सोरियल, नाटाटोरियल, साल्टाटोरियल, फोजेरियल, रेप्टोरियल। कौन सा यहाँ पर लेग का टाइप है जो कि जंपिंग के लिए यूज होता है? तो जंपिंग टाइम की बात करेंगे तो ये साल्टाटोरियल कहलाता है। साल्टाटोरियल जो लेग्स होते हैं ये जंपिंग करने के लिए, कूदने के लिए अनुकूल होते हैं। ये किसमें देखने को मिलता है? तो ग्रास हॉपर में। ग्रास हॉपर में, ठीक है। क्यूरसोरियल की बात करेंगे तो ये कहां पर यूज होता है? तो दौड़ने में, रनिंग में। नाटाटोरियल की बात करेंगे तो ये कहां पर? तैरने में। फिजोरियल की बात करेंगे तो ये खोदने में, डिगिंग करने के लिए। रेप्टोरियल की बात करेंगे तो ये शिकार पकड़ने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे द फोरलेग्स ऑफ प्रेइंग मैंटिस आर मॉडिफाइड इनटू। प्रेइंग मैंटिस के अगले पैर किस प्रकार के होते हैं? साल्टाटोरियल, कुर्सोरियल, नाटाटोरियल, रैप्टोरियल, फुजेरियल। किस तरह का होता है यहाँ पे? जो प्रेइंग मैंटिस होता है इसका जो अगला पैर होता है वो किस टाइप का होता है? तो यहाँ पे प्रेइंग मैंटिस की बात करेंगे तो जो इसका अगला पैर होता है वो होता है रैप्टोरियल के जैसा, रैप्टोरियल टाइप होता है। इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके जो पैर होते हैं इनमें कांटे होते हैं, पैर में यहाँ पर कांटे होते हैं। किसमें यूज किया जाता है? तो शिकार को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विच टाइप ऑफ लेग्स आर एडॉप्टेड फॉर डिगिंग। खोदने, डिगिंग के लिए अनुकूलित पैरों को क्या कहा जाता है? तो ये फोजेरियल होता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो कौन सा इंसेक्ट आता है? तो मोल क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्विमिंग टाइप लेग्स आर कॉल्ड। तैरने के लिए अनुकूलित पैरों को क्या कहा जाता है? तो ये नाटाटोरियल कहलाता है। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें कौन सा यहाँ पे इंसेक्ट आता है? तो वाटर बीटल्स। ठीक है, इनके पैरों पर बाल, हेयर पाए जाते हैं, हेयर होता है इनमें। और ये चप्पू की तरह, पडल की तरह काम करता है पानी में चलने के लिए, तैरने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे रनिंग टैप लेग्स आर नॉन एज। दौड़ने के लिए अनुकूलित पैरों को क्या कहा जाता है? तो ये कुर्सोरियल होता है। ये जो टाइप होता है ये कुर्सोरियल टाइप होता है। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होता है। ये पतला होता है, लंबा होता है। कैसा होता है? पतला होता है और लॉन्ग होता है, लंबा। शरीर का भार जो है वो आसानी से संभाल लेता है। शरीर का जो वेट है वो इसको आसानी से संभाल लेता है। इसका जो उदाहरण है वो कौन है? कॉकरोच। नेक्स्ट यहाँ पे मैच द इंसेक्ट विद द करेक्ट टाइप ऑफ लेग्स एडप्शन। कीट एवं उसके पैर के प्रकार का सही मिलान कीजिए। ग्रास ऑपर, कुर्सोरियल, कॉकरोच, नाटाटोरियल, मोल क्रिकेट, साल्टाटोरियल, वाटर बीटल, नाटाटोरियल, प्रेइंग मैंटिस, कुर्सोरियल। तो इसमें से सही कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका नाटाटोरियल जो वाटर बीटल है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। बाकी सब जो है वो गलत है। ग्रासोपर का क्या होता है? ग्रासोपर का क्या होता है यहाँ पे? साल्टाटोरियल। कॉकरोच का क्या होता है? कुर्सोरियल। मोल क्रिकेट की बात करेंगे तो इसका क्या होता है? फोजोरियल, डिगिंग के लिए, खुदाई के लिए। प्रेइंग मेंटिस की बात करेंगे तो इसको हम लोगों ने देखा था राप्टाटोरियल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे द लेदरी फोरविंग्स फाउंड इन ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच आर कॉल्ड। टिड्डे एवं कॉकरोच में पाए जाने वाले चमड़े जैसे अंग्रपग, फोरविंग्स को क्या कहा जाता है? इलिट्रा, हेल्ट्रिस, टैगमीना, हेमलिट्रा, स्कैलीविंग्स। क्या कहा जाता है?
तो यहाँ पे टिड्डा बात करें या फिर कॉकरोच की बात करें, उनमें जो चमड़े जैसा जो अग्र पंख फोरविंग होता है, ये टैगमीना कहलाता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्या काम करने का काम करता है, तो ये उड़ने में, फ्लाई में कम काम करता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन में ज्यादा काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, जो पीछे का हिंडविंग होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, टैगमीना। एग्जाम्पल की बात करेंगे कौन कौन है, टिड्डा और कॉकरोच। किस ऑर्डर में देखने को मिलता है, तो ऑर्थोपटेरा और ब्लाटोडिया। ठीक है, इलिट्रा की बात करेंगे तो ये बीटल्स में पाया जाता है, हेल्ट्रिस की बात करेंगे तो ये कहां पे देखने को मिलता है, तो हॉर्स फ्लाई में संतुलन का काम करता है। किसमें, हॉर्स फ्लाई में, बैलेंस का। हेमिलिटर की बात करेंगे तो ये कहां पाया जाता है, ट्रू बग्स में। स्केली विंग्स की बात करेंगे तो ये बटरफ्लाई और मॉथ में पाया जाता है, बटरफ्लाई और मॉथ में। नेक्स्ट यहाँ पे हार्ड एंड सेल लाइक फोरविंग्स प्रेजेंट इन बीटल्स आर नॉन एज। भृंग जो बीटल्स में पाए जाने वाला कठोर कवच एवं कवच जैसे अग्रपंख को क्या कहा जाता है, टैगमीना, हेमिलिट्रा, इलिट्रा, हेल्टेरस, फ्रांजविंग। तो ये इलिट्रा कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इलिट्रा। ये कैसा होता है, तो ये बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है, ठीक है। इसका जो यूज है वो फ्लाई के लिए नहीं किया जाता है, उड़ने के लिए यूज नहीं किया जाता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो पिछले वाले जो पंख होते हैं उनकी रक्षा करना। सेम वैसे ही जो हिंड विंग्स होता है, हिंड विंग्स पीछे का पंख, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्शन का। किसमें देखने को मिलता है, तो ये बीटल्स में। और बाकी के जो ऑप्शन है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फ्रिंज विंग्स की बात करेंगे तो ये किसमें, थ्रिप्स में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फोरविंग्स दैट आर लेदरी एट द बेस एंड मेम्ब्रेनस एट द टिप आर कॉल्ड। वे अग्रपंख जो आधार पर चमड़े जैसे तथा शीर्ष पर झिल्लीदार होते हैं क्या कहलाते हैं, इलिट्रा, टैगमीना, हेमिलिट्रा, हेल्टेरस, स्कैली विंग्स। क्या कहलाते हैं, ऑप्शन को आपको देख के सही तरीके से इसका आंसर देना है। तो वैसा अग्रपंख आधार जो चमड़े जैसा और शीर्ष पर झिल्लीदार होता है, ये हिमलिट्रा कहलाता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हिमलिट्रा का जो आगे वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, आगे वाला भाग कठोर होता है और पीछे का भाग कैसा होता है, तो झिल्लीदार होता है। ठीक है, ये ट्रू बग्स की पहचान होती है, किसका, ट्रू बग्स का। ऑर्डर की बात करेंगे तो किसमें देखने को मिलता है, तो हेमिपटेरा में, हेमिपटेरा ऑर्डर में ये देखने को मिलता है। ठीक है, इलिट्रा की बात करेंगे तो ये पूरी तरह कठोर, जो अभी हम लोगों ने देखा था, पूरी तरह कठोर, किसमें, बीटल्स में। टैगमीना की बात करेंगे तो ये चमड़े जैसा अग्रपंख, चमड़े जैसा अग्रपंख। हेलिट्रस की बात करेंगे तो ये संतुलन अंग होता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। स्कैली विंग्स की बात करेंगे तो ये बटरफ्लाई में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इंसेक्ट ऑर्डर पोसेसेस स्कैली विंग्स। किस कीट गण में स्कैली पंख पाए जाते हैं, ऑर्थोपटेरा, कॉलियोपटेरा, हेमिपटेरा, लेपिडोपटेरा और डिप्टेरा। तो किसमें यहाँ पर स्कैली पंख देखने को मिलता है, किस ऑर्डर में, तो ये आपको लेपिडोपटेरा ऑर्डर में देखने को मिलेगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बटरफ्लाई और मॉथ, बटरफ्लाई और मॉथ, इनके जो पंख होते हैं, इनके जो विंग होते हैं, इनमें यहां पर माइक्रो स्केल्स देखने को मिलता है, माइक्रो स्केल्स। और असल में बात करेंगे लेपिडोपटेरा का मतलब ही होता है स्केल विंग्स, इसका मतलब ही होता है स्केल विंग्स। ठीक है, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑर्थोपटेरा में क्या होता है, टैगमीना। इलिट्रा किसमें होता है, कॉलियोपटेरा में। हेमिपटेरा में क्या होता है, हेमिलिट्रा। डिप्टेरा में क्या होता है, हेल्ट्रस, हेल्टेरियस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे द हिंड विंग्स ऑफ हॉर्स फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू। घरेलू मक्खी जो है हॉर्स फ्लाई के पिछले पंख में किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, टैगमीना में, इलिट्रा में, हेमिलिट्रा में,
हेल्टेरियस में, स्केल्स में। तो ये हेल्टेरियस में परिवर्तित होता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। किस ऑर्डर से बिलोंग करता है हाउस फ्लाई? तो डिप्टेरा से। इसमें कितना पेयर यहाँ पर फंक्शनल विंग होता है? तो 1 पेयर, यानी कि 2 फंक्शनल विंग्स। यहाँ पर आप देखेंगे विंग टैप लिखा हुआ है एक साइड और दूसरी तरफ एग्जाम्पल है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। टैगमिना की बात करेंगे तो ग्रास हॉपर और कॉकरोच में देखने को मिलता है। इलिट्रा की बात करेंगे तो बीटल्स में। हिमिलिट्रा की बात करेंगे तो कॉटन बग और स्टिंग बग। ठीक है। स्कैली विंग्स की बात करेंगे तो बटरफ्लाइज और मॉथ में। हिल्ट्रस की बात करेंगे तो ये हाउस फ्लाई में। तो ये जो स्लाइड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इस क्लास का जो पीडीएफ है वो क्लास के एंड में आपको मिल जाएगा। इसलिए क्लास के एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लाया गया है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हुए ऑप्शन को देख के कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मेटामॉर्फिसिस इन इंसेक्ट्स रेफर टू। कीटों में जो मेटामॉर्फिसिस है कायांतरण का क्या अर्थ होता है? रिप्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, चेंज इन बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, फीडिंग हैबिट ऑफ इंसेक्ट्स, मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे जो मेटामॉर्फिसिस होता है कीटों में, उसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है इसका? तो यहाँ पे मेटामॉर्फिसिस का मतलब होता है चेंज इन बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट। कहने का मतलब है यहाँ पर एक से लेके एडल्ट में चेंज होना। ये जो पूरा प्रक्रिया है ये मेटामॉर्फिसिस कहलाता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें यहाँ पर क्या क्या बदलाव आता है? तो इसके आकार में, संरचना में, स्ट्रक्चर में और कार्य में, इन सब में यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलता है। और ये जो मेटामॉर्फिसिस है ये सभी कीट में, सभी इंसेक्ट में एक जैसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, तो ये प्रजनन से रिलेटेड है। फीडिंग हैबिटेट की बात करेंगे तो भोजन की आदत से संबंधित है। मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट की बात करेंगे तो ये चलने फिरने से संबंधित है। ठीक है। और रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ये श्वसन प्रक्रिया। नेक्स्ट यहाँ पे, विच टाइप ऑफ मेटामॉर्फिसिस इज फाउंड इन सिल्वर फिश। सिल्वर फिश में किस प्रकार का मेटामॉर्फिसिस पाया जाता है? होलोमेटाबोलस, हेमीमेटाबोलस, पॉरोमेटाबोलस, एमिटाबोलस, हाइपरमेटाबोलस। तो किस तरीके का यहाँ पे मेटाबोलस देखने को मिलेगा सिल्वर फिश में? तो सिल्वर फिश में जो मेटामॉर्फिसिस देखने को मिलता है वो होता है एमिटाबोलस। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। एमिटाबोलस में कोई विशेष कायांतरण मेटामॉर्फिसिस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, यंग स्टेज में ही, युवा अवस्था में ही ये एडल्ट के जैसा दिखाई देने लगते हैं। केवल आकार में यहाँ पे वृद्धि हो जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सिल्वर फिश। ठीक है। होलोमेटाबोलस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फिसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, अगर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, होलोमेटाबोलस। और हेमी मेटाबोलस की बात करेंगे तो यहां पर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट। पॉरोमेटाबोलस की बात करेंगे तो ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। और हाइपर मेटाबोलस की बात करेंगे तो ये किसी विशेष प्रकार का कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज आल्सो नॉन एज। तो अभी हम लोगों ने देखा था होलोमेटाबोलस, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कितना स्टेज देखने को मिलता है? तो इसमें 4 स्टेज होता है। ठीक है। 4 स्टेज कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पे एग, सबसे पहले एग देखने को मिलता है। फिर किसमें कन्वर्ट होता है? तो लार्वाई में, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। और इस तरीके से अगर यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। लार्वा जो है इसमें और एडल्ट जो है ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखाई देगा। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या होता है, बटरफ्लाई। अगर कंप्लीट मेटाबोलिसिस आपसे पूछा जाए, होलो मेटाबोलस पूछा जाए तो वो बटरफ्लाई इसका एग्जाम्पल होगा। बटरफ्लाई के साथ साथ और भी याद रखेंगे, हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे, विच इंसेक्ट अंडरगोस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण कायांतरण प्रदर्शित करता है? कॉकरोच, ग्रास हॉपर, टर्माइट, बटरफ्लाई, सिल्वर फिश। तो अभी हम लोगों ने देखा था बटरफ्लाई। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। बटरफ्लाई का जो जीवन चक्र होता है वो होता है एक से लेकर इसी तरीके से एग, लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। ठीक है। चारों स्टेज इसमें देखने को मिलता है। लार्वा को क्या बोला जाता है? तो कैटरपिलर। बटरफ्लाई में जो लार्वा होता है इसको क्या बोला जाता है? कैटरपिलर बोला जाता है। और यही जो है फिर प्यूपा और एडल्ट में चेंज होता है। ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो लेपिडोप्टेरा।
कॉकरोच में कैसा होता है बाकी के ऑप्शन को भी देखेंगे तो पौरामेटाबोलस, पौरोमेटाबोलस। तो ग्रासहोपर में भी पौरोमेटाबोलस होता है। टर्माइट की बात करेंगे तो इसमें भी, सिल्वर फिश में हम लोगों ने देखा था कैसा होता है, एमिटाबोलस। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट स्टेज। निम्नलिखित में से किस कीट में लार्वा, प्यूपा, एडल्ट स्टेज पाई जाती है। ग्रासहॉपर, कॉकरोच, हाउसफ्लाई, टर्माइट, सिल्वर फिश। तो क्या क्या एग्जांपल देखे थे हम लोग, बटरफ्लाई, मॉस्किटो और हाउसफ्लाई, ये सारे एग्जांपल देखे थे। तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ग्रासहॉपर की बात करेंगे तो इसमें निम्फ होता है, लार्वा नहीं होता है। निम्फ होता है, लार्वा नहीं होता है। कॉकरोच की बात करेंगे, इसमें भी निम्फ होता है, कॉकरोच में भी निम्फ होता है, निम्फ स्टेज होता है। और टर्माइट्स में भी निम्फ होता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप लिखा हुआ है, लाइफ साइकिल और एग्जाम्पल। एमिटोबोलस की बात करेंगे तो इसमें लाइफ साइकिल कैसा होता है, तो पहले यहाँ पर एक बनता है, फिर यंग स्टेज में जाता है, फिर एडल्ट। ठीक है। ये सिल्वर फिश में देखने को मिलता है। पौरोमेटाबोलस की बात करेंगे तो इसमें एक स्टेज होता है, निम्फ होता है और एडल्ट। ठीक है, निम्फ होता है इसमें। ग्रासहॉपर और कॉकरोच इसका एग्जाम्पल है। होलोमेटाबोलस की बात करेंगे तो इसमें एक होता है, लार्वा होता है, प्यूपा, एडल्ट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। क्या क्या एग्जांपल है, तो बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है और हाउसफ्लाई है। तो ये स्लाइड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रास हॉपर बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। ग्रास हॉपर जो टिड्डा है किस गण ऑर्डर का सदस्य है। कॉलियोपटेरा, डिप्टेरा, ऑर्थोपटेरा, हेमीपटेरा और लेपिडोपटेरा। तो जो ग्रास हॉपर है ये किस वर्ग से है, किस गण से है, ऑर्डर क्या है इसका। तो ग्रास हॉपर की बात करेंगे तो ये ऑर्थोपटेरा, ऑर्थोपटेरा ऑर्डर से है। इसमें और कौन कौन सा इंसेक्ट आता है, तो ग्रास हॉपर हो गया, ग्रासहॉपर हो गया, लोकस्ट हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब आता है। ठीक है। इनका माउथ पार्ट कैसा होता है, तो च्यूइंग टाइप। इनका जो पिछला पैर होता है वो कूदने के लिए होता है और अग्र पंख जो होता है वो टैगमीना प्रकार का होता है। ठीक है। लेग्स की बात करेंगे तो जो आगे का पार्ट होता है वो कूदने के लिए होता है, साल्टाटोरियल। और विंग्स की बात करेंगे तो टैगमीना होता है। ठीक है, ये आपको ऑर्थोपटेरा से याद रखना है। कॉलियोपटेरा की बात करेंगे तो इसमें कौन आते हैं, तो बिटल, ये बिटल का गन है, बिटल का ऑर्डर है। ठीक है। डिप्टेरा की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल की बात, इसमें एग्जांपल क्या क्या है, हॉर्स फ्लाई, हॉर्स फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया। हेमीपटेरा की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल ट्रू बग, बग्स हो गए। लेपिडोपटेरा की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा आएगा, तो बटरफ्लाई और मोथ। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑर्डर इज नॉन एज द ऑर्डर ऑफ बीटल्स। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या है इसका, कॉलियोपटेरा। सही आंसर क्या होगा, कॉलियोपटेरा। कॉलियोपटेरा जो है सबसे बड़ा कीटगण है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ऑर्डर। विंग्स की बात करेंगे, इनके विंग्स की बात करेंगे तो क्या देखा था हम लोगों ने, इलिट्रा। जो आगे का पंख होता है वो इलिट्रा कहलाता है और इसका काम क्या होता है, तो पीछे वाले जो पंख होते हैं उनको रक्षा करना। ठीक है। इसमें कैसा मॉर्फोसिस देखने को मिलता है, तो कंप्लीट, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इतना कुछ आपको यहाँ पर याद रखना है। और बाकी जो ऑर्डर है उसको हम लोगों ने देख लिया था। हिम्नोपटेरा की बात करेंगे यहाँ पर तो बीस और एंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे बटरफ्लाई बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। तितली जो है बटरफ्लाई किस गण की सदस्य है। लेपिडोपटेरा, डिप्टेरा, ऑर्थोपटेरा, कॉलियोपटेरा, हेमीपटेरा। तो जो बटरफ्लाई है और मॉथ है, इसका जो गन होता है वो लेपिडोपटेरा होता है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। इनके जो पंख होते हैं उनमें स्केल्स पाया जाता है। स्केल्स कैसा, माइक्रो, सूक्ष्म। इसका माउथ पार्ट कैसा होता है, तो स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट। मॉर्फोसिस किसका होता है इसमें, तो कंप्लीट।
कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। तो ये सब आपको रिपीट करते हुए जाना है, याद करते हुए जाना है। एक क्लास में ही यहाँ पूरा एंटोमोलॉजी आपको याद हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो सब आपको कंठस्थ रूप से याद होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। हाउस फ्लाई एवं मॉस्किटो जो है किस गण के सदस्य है? कॉलियोपटेरा, डिप्टेरा, हेमिपटेरा, ऑर्थोपटेरा, आइसोपटेरा। तो आइसोपटेरा की बात करेंगे, इसमें टर्माइट्स आता है। ऑर्थोपटेरा की बात करेंगे, इसमें हम लोगों ने ग्रास होपर को देखा। हेमिपटेरा की बात करेंगे, इसमें बग्स आते हैं। डिप्टेरा की बात करेंगे, इसमें हाउस फ्लाई आएगा, मॉस्किटो आएगा। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलियोपटेरा में बीटल्स। नेक्स्ट यहाँ पे एफिड, जैसिड एंड व्हाइट फ्लाई बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। एफिड की बात करेंगे, जैसिड की बात करेंगे, व्हाइट फ्लाई की बात करेंगे, तो ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? डिप्टेरा, ऑर्थोपटेरा, हेमिपटेरा, लैपिडोपटेरा, कॉलियोपटेरा। तो ये हेमिपटेरा से बिलोंग करते हैं। इनका जो ऑर्डर है वो हेमिपटेरा है। इनको क्या बोला जाता है? तो ट्रू बग्स कहा जाता है। इस ऑर्डर को ट्रू बग्स कहा जाता है। इनका जो माउथ पार्ट होता है इस ऑर्डर वालों का कैसा होता है? पियर्सिंग एंड सकिंग। पौधे के जो सैप होते हैं, रस होते हैं, उनको चूसने का काम करते हैं, सक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हनी बी, एंट एंड वास्प बिलोंग टू विच ऑर्डर। मधुमक्खी, चींटी एवं ततैया किस गण के सदस्य हैं? हेमिपटेरा, ऑर्थोपटेरा, डिप्टेरा, हिम्नोपटेरा, कॉलियोपटेरा। ये सब जो है इनको सोशियल इंसेक्ट भी बोला जाता है, सोशियल इंसेक्ट। ठीक है, इनका जो ऑर्डर है वो है हिम्नोपटेरा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें यहाँ पे 2 पेयर झिल्लीदार पंख देखने को मिलेगा। कितना? 2 पेयर। कैसा पंख? तो झिल्लीदार। मॉर्फोसिस कैसा होता है इसमें? तो कंप्लीट, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे ऑर्डर है और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। ऑर्थोपटेरा की बात करेंगे तो ग्रास ऑपर। हेमिपटेरा में एफिड और जैसिड देखने को मिलेगा। कॉलियोपटेरा में बीटल्स। लेपिडोपटेरा में बटरफ्लाई। डिप्टेरा में हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। हिम्नोपटेरा में हनी बीस और एंट। नेक्स्ट यहाँ पे विच इंसेक्ट ऑर्डर इज द लार्जेस्ट इन एनिमल किंगडम। प्राणी जगत में सबसे बड़ा कीटगण ऑर्डर जो है कौन सा है? लेपिडोपटेरा, डिप्टेरा, कॉलियोपटेरा, हेमिपटेरा, ऑर्थोपटेरा। कौन सा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है वो भी कमेंट करके आंसर देना आपको, ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो कोलियोपटेरा। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करेंगे, कौन कौन सा इंसेक्ट आता है इसमें? बीटल्स, वीविल। और सबसे छोटा जो ऑर्डर है, छोटा ऑर्डर कौन सा है कमेंट करके आंसर देना है, ठीक है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑर्डर इज कॉमनली नॉन एज द ट्रू बग्स। किस गण को सामान्यतः ट्रू बग्स कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था जो हेमिपटेरा है इस ऑर्डर को ट्रू बग्स कहा जाता है, ठीक है। इनका माउथ पार्ट कैसा होता है? माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग, एंड सकिंग, ठीक है। फोरविंग कैसा होता है इसका? आगे का जो पंख होता है वो कैसा होता है? फोरविंग की बात करेंगे तो हेमिलिट्रा, हेमिलिट्रा होता है। इसको याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच इंसेक्ट ऑर्डर इंक्लूड्स टर्माइट्स। दीमक जो है टर्माइट किस गण से संबंधित है? आइसोपटेरा, कॉलियोपटेरा, हेमिपटेरा, डिप्टेरा, लेपिडोपटेरा। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के तौर पर यहाँ पे देखेंगे टर्माइट्स जो है ये आइसोपटेरा में रखा जाता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये एक सोशियल इंसेक्ट है, सोशियल इंसेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। इनमें क्या क्या होता है? वर्कर होता है, सोल्जर होते हैं, रिप्रोडक्टिव कास्ट होता है, रिप्रोडक्टिव कास्ट होता है इसमें,
कहां पर पाए जाते हैं? तो लकड़ी और सेलुलोज पर भोजन करते हैं। कहां कहां? लकड़ी और सेलुलोज, सेलुलोज पर अपना भोजन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रिंज्ड विंग? किस गण की प्रमुख पहचान जो फ्रिंज्ड विंग है? डिप्टेरा, ऑर्थोपटेरा, थाइसाइनोपटेरा, लेपिडोपटेरा, हेमिपटेरा। वेट कीजिए, थोड़ा आगे जो क्वेश्चन आएगा वो क्रॉप से रिलेटेड आएगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो ये सारा जो है इंसेक्ट का बॉडी पार्ट है, इंसेक्ट को अच्छी तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। विंग्स, लेग्स, टाइप कैसा हो गया, एंटीना कैसा हो गया, ऑर्डर को क्या हो गया, ये सबसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटोमोलॉजी में बेसिस कर यही पढ़ा जाता है, ठीक है? और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ेंगे तो फिर जो क्रॉप को किस तरीके से हार्म करता है, कौन सा इंसेक्ट क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होता है या फिर उसको हार्म के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो सभी भी आगे देखने वाले हैं हम लोग। तो फ्रिंज विंग जो पहचान होता है वो थाइसाइनोपटेरा का। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके अंतर्गत कौन सा इंसेक्ट आता है? तो थ्रिप्स। थ्रिप्स की बात करेंगे तो पंखों के किनारे पर लंबे लंबे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, लॉन्ग हेयर किनारे के साइड में, ठीक है? कैसा इंसेक्ट है? तो स्मॉल साइज का इंसेक्ट है ये। नेक्स्ट यहाँ पे द एलिमेंट्री कैनाल्स ऑफ इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेन रीजन? कीटों की जो आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल है मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित होता है? 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट का जो आहार नाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा होता है? तो फोरगट होता है, मिडगट होता है, और क्या होता है? हिंडगट, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। और भोजन का जो पाचन है वो कहां पर होता है? भोजन का पाचन मिडगट में होता है, भोजन का पाचन, ठीक है? ये मिडगट में होता है। और जल का जो पुनः अवशोषण है वो कहां पे होता है? वाटर का पुनः अवशोषण वो हिंडगट में होता है, जल का पुनः अवशोषण, ठीक है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मेनली अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? भोजन का पाचन एवं अवशोषण जो होता है मुख्यतः आहार नाल के किस भाग में होता है? तो ये मिडगट में होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है पाचक एंजाइम कार्य करते हैं और भोजन को पचाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इसे मेन्सेंटेरोन भी कहा जाता है, मेन्सेंटेरोन। फोरगट की बात करेंगे तो यहाँ पे भोजन संग्रह एवं परिवहन होता है, भोजन संग्रह एवं परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। हिटगट की बात करेंगे तो यहाँ पर जल का अवशोषण, जो अभी हम लोगों ने देखा था, जल का पुनः अवशोषण। रेक्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे मल निर्माण। क्रॉप की बात करेंगे तो ये भोजन संग्रह का जगह है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे द फूड स्टोरेज ऑर्गन इन इंसेक्ट इज नॉन एज? कीटों में भोजन संग्रह करने वाला जो अंग होता है वो क्या कहलाता है? गिजार्ड, मिडगट, क्रॉप, रेक्टम, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो यहां पर इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रॉप, ठीक है? क्रॉप में जो भोजन है वो अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, ठीक है? ये किसका पार्ट है? तो ये फोरगट का पार्ट है। भोजन यहां पर कुछ समय तक रखा जाता है, बाद में इसको फिर मिडगट में भेज दिया जाता है, मिडगट में भेज दिया जाता है। गीजर्ट की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो यहाँ पे भोजन पीसने का काम होता है, भोजन पीसने का काम होता है, ठीक है? मिडगट की बात करेंगे तो यहाँ पर पाचन का स्थान है, पाचन का, जो हम लोगों ने देख लिया। रेक्टम की बात करेंगे तो ये मल त्याग से संबंधित है, ठीक है? मल्फिजियन ट्यूब्यूल की बात करेंगे तो ये उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है।
नेक्स्ट यहाँ पे द काइटिन लाइन फोरगट ऑफ इंसेक्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड, कीटों की जो काइटिन युक्त अंगत्र फोरगट है को क्या कहा जाता है? मेसेंटेरोन, स्टोमोडियम, प्रोक्टोडियम, वेंट्रिकुलस, रेक्टम। तो फोरगट को जो है वो स्टोमोडियम भी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या क्या पार्ट आता है? इसमें माउथ आता है, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, एसोफेगस हो गया, क्रॉप हो गया, साथ ही साथ गिजार्ड, ये सब शामिल होता है। ठीक है, इसका जो भीतरी सतह होता है, अंदर का परत होता है, वो क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल, ठीक है, कौन सा? भीतरी परत। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये भोजन को आगे भेजने का काम करता है। मेसेंटेरोन किसको बोला जाता है? तो ये मिडगट को। प्रोक्टेडियम की बात करेंगे तो ये किसको बोला जाता है? हिंडगट को। वेंट्रिकुलस की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो ये मिडगट का पार्ट होता है। और रेक्टम जो है ये हिंडगट का पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग फूड इन इंसेक्ट्स, कीटों में भोजन को पीसने का कार्य कौन सी संरचना करती है? क्रॉप, रेक्टम, गिजार्ड, मिडगट, सेलिवरी ग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गिजार्ड। गिजार्ड जो है भोजन के छोटे छोटे कणों को पीसने का काम करता है, ग्राइंड करने का काम करता है। इसे प्रेवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ का पार्ट है? तो ये फोरगट का आगे का जो पार्ट होता है। ठीक है, इससे भोजन को पचने में आसानी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट आर, कीटों के उत्सर्जी अंग एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन से हैं? नेफिडिया, किडनी, फ्लेम सेल्स, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स। तो उत्सर्जी ऑर्गन की बात करेंगे, एक्सक्रेटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ये शरीर में जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है बाहर निकालने का काम करता है। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, ये कहां पे जुड़ा होता है? तो ये मिडगट और हिंडगट के बीच में यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, और ये क्या उत्सर्जन करता है? तो ये यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। ठीक है, नेफिडिया की बात करेंगे तो ये अर्थवॉर्म में पाया जाता है। कहां पे? अर्थवॉर्म में। किडनी की बात करेंगे तो ये वर्टिब्रेट्स में, जितने भी वर्टिब्रेट है उसमें देखने को मिलता है। फ्लेम सेल्स की बात करेंगे तो ये फ्लैट वॉर्म्स में, फ्लैट वॉर्म्स में। नेक्स्ट यहाँ पे द रेस्पिरेटरी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स आर कॉल्ड, कीटों के शरीर पर पाए जाने वाले श्वसन छिद्र रेस्पिरेटरी और ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? क्या कहलाते हैं ये? ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, स्पाइरिकल्स, ओसिली, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या कहलाते हैं जो श्वसन छिद्र जो ओपन होता है कीटों के शरीर में? तो ये स्पाइरिकल्स कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरिकल्स शरीर के बाहर की सतह जो होती है वहां पे छोटे छोटे छिद्र के रूप में होते हैं। हवा सबसे पहले इन्हीं छिद्रों में प्रवेश करता है। स्पाइरिकल्स जो होता है इसका मेन फीचर क्या होता है? तो ये खुल सकता है और बंद हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, जिससे कि जल की जो हानि है वो इसमें कम होती है। कहां पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट की बात करेंगे कहां पर होता है? थोरेक्स एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन वाले पार्ट में। ठीक है, हेल्प करता है किसमें? गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है और वाटर लॉस में। ठीक है,
इसके अलावा बात करेंगे ट्रैकिया की, तो ये श्वसन नलिकाएं होती है। क्या होता है? श्वसन नलिकाएं। ट्रैक्यूल्स की बात करेंगे तो ट्रैकिया की सूक्ष्म शाखाएं जो ब्रांचेस होती है ट्रैकिया का, वो ट्रैक्यूल्स कहलाता है। ओसेली की बात करेंगे तो ये सिंपल आई जो हम लोगों ने देखा था, सिंपल आई। मालफिजियन टिब्यूल्स की बात करेंगे तो ये उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्टिस, कीटों का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? लंग्स, गिल्स, स्किन, ट्रैकियल सिस्टम, एयर सैक्स। तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो ये ट्रैकियल सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कीट में फेफड़े लंग्स नहीं होते हैं। इंसेक्ट की बात करेंगे तो इसमें लंग्स जो है फेफड़ा नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर ट्रैकियल सिस्टम होता है, इसी के द्वारा यहाँ पे रेस्पिरेशन श्वसन होता है। ठीक है। ऑक्सीजन सीधे ऊतक तक पहुंचता है ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू। लंग्स की बात करेंगे तो ये स्तनधारियों में पाया जाता है, स्तनधारियों में। गिल्स की बात करेंगे तो ये मछलियों में, मछलियों में। स्किन की बात करेंगे तो केंचुए के पर स्किन की बात करेंगे तो ये केंचुओं में प्रमुख है। एयर सेक्स की बात करेंगे तो ये सहायक संरचना है। नेक्स्ट यहाँ पे द फाइन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया आर कॉल्ड, ट्रैकिया की सूक्ष्म अंतिम शाखाओं को क्या कहा जाता है? स्पाइरेकल्स, एयर सेक्स, ट्रैक्यूल्स, ब्रॉन्ची, एल्वियोली। तो जो ब्रांचेस होते हैं ट्रैकिया का उनको ट्रैक्यूल्स बोला जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था ट्रैक्यूल्स बोला जाता है इसको। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ट्रैक्यूल्स जो होता है ट्रैकिया की सबसे पतली शाखाएं होती है। कैसी शाखाएं होती है? सबसे पतली शाखाएं होती है। किसकी होती है? ट्रैकियास की। ये जो है डायरेक्ट कोशिकाओं तक पहुंचती है, कोशिकाओं से कनेक्ट रहती है डायरेक्ट। और इसी के थ्रू यहाँ पर जो गैसियस है, गैसियस एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर आदान प्रदान होता है। ठीक है, वास्तविक रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे इन इंसेक्ट्स गैसियस एक्सचेंज मेनली अकर्स थ्रू, कीटों में गैस का वास्तविक आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये ट्रैक्यूल्स के द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल आर टिपिकली प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, सामान्यतः कीटों में स्पाइरेकल्स की कितनी जोड़ियां पाई जाती है? 5 पेयर, 8 पेयर, 10 पेयर, 12 पेयर, 14 पेयर। तो अधिकांश कीटों में बात करेंगे तो 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स होता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इनमें 2 जोड़ी जो है वो थोरिक्स पर होता है, 2 पेयर कहां पे होता है? थोरिक्स पे। और 8 पेयर की बात करेंगे तो ये कहां पे होता है? एब्डोमेन में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द इंसेक्ट बेमिसिया तबाकी विच फीड्स ऑन कॉटन लीव्स, कपास की पत्तियों का रस चूसने वाला जो कीट है बेमिसिया तबाकी का सामान्य नाम क्या है? व्हाइट फ्लाई, जैसिड, एफिड, थ्रिप्स, रेड बग्स। तो बेमिसिया तबाकी का यहाँ पे कॉमन नेम बोला जाए तो ये व्हाइट फ्लाई का, व्हाइट फ्लाई का कॉमन नेम है। इसका साइंटिफिक नेम होता है बेमिसिया तबाकी। ये क्या काम करता है? तो कपास की पत्तियों को, कपास की पत्तियां जो होती है, कपास की लीफ, इनके रस को चूसने का काम करता है, चूसने का। ठीक है। ज्यादा जब इसका प्रकोप बढ़ जाता है तो प्लांट का जो ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ ये कम होने लगता है। पत्तियां जो है यहाँ पे इसे अपनी कार्य क्षमता खोने लगती है। कॉटन लीफ कर्ल जो वायरस है, इसके लिए ये महत्वपूर्ण वेक्टर है वो है व्हाइट फ्लाई। किसका वेक्टर है ये? वेक्टर की बात करेंगे तो कॉटन लीफ कर्ल वायरस। किस ऑर्डर का है ये? ऑर्डर की बात करेंगे तो हेमीपटेरा। जैसिड की बात करेंगे तो इसका क्या होता है? अमरिस्का बिगुटुला बिगुटुला, अमरस्का बिगुटुला बिगुटुला, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, इसका जैसिड का। एफिड का क्या होता है? एफिस गोसिफी, एफिड
गोसिपी। ठीक है। रेड बग की बात करेंगे तो इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, डिसडेरकस, डिसडेरकस स्पीसीज। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट इज डैमेज बाय द पिंक वॉलवॉर्म, एक्टिनोफोरा गॉसिफेला के कारण यहाँ पर गुलाबी सुंडी जिसको बोला जाता है कपास के पौधे में किस भाग को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाती है, बॉल्स और सीड्स, रूट्स ओनली, लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम ओनली, लीव्स ओनली, फ्लावर पेटल्स ओनली। तो यहां पर अच्छे तरीके से समझेंगे। पिंक वॉलवॉर्म की बात करेंगे, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेक्टिनोफोरा, पेक्टिनोफोरा गॉसिपियला, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। किस क्रॉप में देखने को मिलता है, क्रॉप की बात करेंगे तो कॉटन। डैमेजिंग स्टेज की बात करेंगे, डैमेजिंग स्टेज, तो किस स्टेज में, लार्वा स्टेज में, लार्वाई स्टेज में ये डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है, किसको डैमेज करता है ये, बॉल्स को, बॉल्स हो गया, सीड्स हो गया, कॉटन सीड्स एंड लिंट, इसको डैमेज करने का काम करता है। ठीक है। कॉमन नेम क्या है इसका, पिंक वॉलवॉर्म है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बॉल एंड सीड्स को डैमेज करने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच स्टेज ऑफ द बटरफ्लाई मॉथ डैमेज द कॉटन क्रॉप, तितली या पतंगे की कौन सी जीवन अवस्था स्टेज कपास की फसल को नुकसान पहुंचाती है, लार्वा, कैटरपिलर, एग, प्यूपा, एडल्ट मॉथ, नन ऑफ दिस। तो यहां पर बात करेंगे कपास में, कपास में जो अधिकांश बॉलवर्म होते हैं, बॉलवर्म और मॉथपेस्ट होते हैं, ये लार्वल स्टेज में, किस स्टेज में, लार्वाई स्टेज में, जो झिल्ली स्टेज होता है, इस स्टेज में कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। जो लार्वा स्टेज होता है, कैटरपिलर स्टेज होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इनका जो माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो च्यूइंग टाइप होता है। ये पौधे के विभिन्न भागों को खाने का काम करती है, खाने लगती है, और जो सीड होता है, बॉल्स होता है, रेसे होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट सब्सटेंसेस इज सीक्रेटेड बाय एफिड एंड व्हाइट फ्लाइज दैट मेक्स कॉटन लीव्स स्टिकी, एफिड जो है महू और सफेद मक्खी द्वारा कौन सा मीठा चिपचिपा पदार्थ जो है स्रावित किया जाता है, गम, हनी ड्यू, लेटेक्स, वैक्स, टॉक्सिन। तो कमेंट करके इसका आंसर देना है कि एफिड महू के द्वारा, यहाँ पे सफेद मक्खी के द्वारा कौन सा मीठा चिपचिपा पदार्थ जो है इसका स्रावित होता है। तो यहां पर समझेंगे जो एफिड और व्हाइट फ्लाई है, एफिड और व्हाइट फ्लाई, ये रस चूसने वाले कीट है। कैसा, सकिंग, सकिंग, रस चूसने वाले। ये कहां से रस चूसने का काम करते हैं, तो फ्लोएम पार्ट से, फ्लोएम पार्ट से। और जो अतिरिक्त इसमें शर्करा युक्त जो पदार्थ होता है वो यहाँ पर हनी ड्यू के फॉर्म में बाहर निकालता है। ठीक है। किसके फॉर्म में, हनी ड्यू के फॉर्म में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हनी ड्यू एफिड और व्हाइट फ्लाई में निकलता है। नेचर कैसा होता है, तो स्वीट होता है, स्टिकी होता है। तो यहाँ पर गम की बात करेंगे तो सामान्यतः पौधे द्वारा बनने वाला पदार्थ है। लेटेक्स की बात करेंगे तो कुछ पौधों में पाया जाने वाला दूध या मिल्किंग पदार्थ होता है। ठीक है। और वैक्स की बात करेंगे तो कुछ कीटों द्वारा सुरक्षा के लिए स्रावित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच नेचुरल एनिमी फ्रेंडली इंसेक्ट इट्स हार्मफुल इंसेक्ट्स लाइक एफिड्स एंड जैसिड इन कॉटन, कपास के खेत में हानिकारक कीटों जैसे एफिड हो गया, जैसिड हो गया को खाने वाला मित्र कीट फ्रेंड ऑफ फार्मर कौन सा है, व्हाइट फ्लाई, लेडी बर्ड बीटल, लोकस्ट, पिंक वॉलवॉर्म, अमेरिकन वॉलवॉर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल को फ्रेंड ऑफ फार्मर, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। ये एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है जो कि एफिड और जैसिड जैसे छोटे हानिकारक कीट को खाकर उनकी संख्या कम कर देता है। ठीक है। इसका उपयोग जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए किया जाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर लेडी बर्ड बीटल का यूज किया जाता है एफिड और जैसिड को हटाने के लिए, इसको मारने के लिए। तो ये किस तरीके का कल्चरल मेथड है, कंट्रोल मेथड है, तो बायोलॉजिकल मेथड है। ठीक है, इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फेरोमोन ट्रैप आर यूज्ड इन कॉटन फील्ड्स मेनली फॉर विच पर्पस। कपास के खेतों में फेरोमोन ट्रैप का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? वीडिंग के लिए, खरपतवार हटाने के लिए, अट्रैक्टिंग मेल मॉथ्स एंड मॉनिटरिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन, सोइल टेस्टिंग, अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन। तो यहाँ पे फेरोमोन ट्रैप का क्यों यूज किया जाता है कपास के खेत में? तो यहाँ पे फेरोमोन ट्रैप होता क्या है, पहले इसको समझेंगे। फेरोमोन ट्रैप कहने का मतलब है कि फीमेल कीट, फीमेल इंसेक्ट के द्वारा छोड़ा जाने वाला सेक्स फिरोमोन या फिर रासायनिक केमिकल जो कि अट्रैक्ट करने का काम करता है किसको? मेल मॉथ्स को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्टिंग मेल मॉथ्स एंड मॉनिटरिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन। नेक्स्ट यहाँ पे थ्रिप्स अटैक ऑन कॉटन लीव्स कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल सिम्टम्स। थ्रिप्स जो है कि रस चूसने के कारण कपास की पत्तियों के नीचे कैसा रंग चमक दिखाई देता है? डीप ब्लैक कलर, सिल्वरी अपीरियंस, पर्पल कलर, येलो सर्कुलर स्पॉट्स, ब्लू कलर। बताइए, कमेंट करके आंसर दीजिए। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कॉटन से, जो कि सीसीआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे थ्रिप्स के रस चूसने के कारण जो कपास की पत्तियों के नीचे में जो चमक दिखाई देने लगता है वो है सिल्वरी अपीयरेंस। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिल्वर, यहाँ पर चांदी के जैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये पत्तियों की सतह को खुरचने का काम करता है। कोशिकाएं जो होती है, सेल्स होते हैं, उनके रस को यहाँ पर चूसकर नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसका जो रंग हो जाता है वो कैसा होता है? चांदी जैसी चमक, सिल्वरी अपीयरेंस देखने को मिलता है। थ्रिप्स के ऑर्डर की बात करेंगे तो ये किस ऑर्डर से है? थाइसेनो पटेरा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट एफिस गोसिपी दैट अटैक कॉटन। कपास पर आक्रमण करने वाले कीट एफिस गोसिपी का सामान्य नाम क्या है? ग्रासहॉपर, व्हाइट फ्लाई, एफिड, टर्माइट, थ्रिप्स। तो एफिस गोसिपी की बात करेंगे तो ये एफिड का नाम है। एफिड कॉमन नेम इसका एफिड होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? महू। ठीक है, नेचर कैसा होता है इसका? तो सकिंग पेस्ट है। ऑर्डर किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो हेमीपटेरा। क्या सीक्रेट करता है? हनी ड्यू। ठीक है, कैसा होता है? स्वीट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विच कॉटन पेस्ट अटैक द यंग सूट फर्स्ट कॉजिंग इट टू वाइदर एंड ड्रॉप सूट्स ड्राइंग। कपास का कौन सा कीट सबसे पहले कोमल शाखाओं यंग सूट्स में छेद करता है जिससे वे सूखकर झुक जाती है? व्हाइट फ्लाई, स्पॉटेड वॉलवॉर्म, एरियस विटेला, रेड कॉटन बग, एफिड, स्नेल। तो कौन सा ऐसा कॉटन पेस्ट है यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कीट है सबसे पहले जो कोमल शाखाओं यंग सूट्स पे छेद करने का काम करता है और जिससे कि वो बाद में सूखकर झुक जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पॉटेड वॉलवॉर्म, जिसका नाम है यहाँ पर एरियस विटेला। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसका साइंटिफिक नेम याद करेंगे। इसमें क्या होता है? सबसे पहले कोमल टहनी जो यंग सूट होता है उसको यहाँ पे नुकसान पहुंचाने का काम करता है, उसमें पहले प्रवेश करती है और धीरे धीरे फिर सुरंग बनाकर उत्तकों को नुकसान पहुंचाता है। जो टिश्यू होता है उसको यहाँ पे नुकसान डैमेज करना है। स्पॉटेड वॉलवॉर्म की बात करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एरियस विटेला। क्रॉप की बात करेंगे किससे जुड़ा हुआ है? तो कॉटन से। मेजर डैमेज क्या करता है ये? तो यंग सूट्स को प्लस बॉल्स को। ठीक है, डैमेजिंग स्टेज क्या होता है इसका? तो लार्वाई स्टेज होता है इसका। ऑर्डर कौन सा है? लेपिडोप्टेरा। इतना कुछ आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ डैमेज इज कॉज्ड बाय टर्माइट्स? ओडेंटोटर्मस एबेसस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इन द कॉटन फील्ड्स, कपास के खेत में दीमक जो है द्वारा किस प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है? इट कट्स लीव्स एंड मेक्स देम राउंड, इट अटैक्स ओनली द बॉल्स, इट फीड्स ऑन रूट्स, लोअर स्टेम causing the plant to dry completely, it deposits white powder only on leaves, it changes the color of flower to red.
तो यहाँ पे जब कपास के खेत में दीमक जो है ओडोंटोडर्मस ओबेसस जो है द्वारा किस प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है? तो दीमक जो है मिट्टी के अंदर रहकर कपास की जो जड़ें होती है, कपास की जो जड़ें हैं, रूट है, निचला जो तना वाला पार्ट होता है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इट फीड्स ऑन द रूट लोअर स्टेम कॉजिंग द प्लांट टू ड्राई कंप्लीटली। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टर्माइट की बात करेंगे, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसको याद रखना है, ओडेंटोटर्मस एबेसस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट यहाँ पे विच स्टेज ऑफ कॉटन जैसिड लीफ हॉपर सक्स सैप फ्रॉम द लीव्स, कपास के जो जैसिड हरा तेल की कौन सी अवस्थाएं पत्तियों से रस चूसती है? ओनली मेल, निम्फ एंड एडल्ट मोथ, ओनली एग्स, ओनली प्यूपा, नन ऑफ दिस। तो कॉटन जैसिड की बात करेंगे तो ये एक रस चूसने वाला सकिंग पेस्ट है। इनकी जो निम्फ और एडल्ट दोनों अवस्थाएं जो होती है ये कपास की पत्तियों से रस चूसने का काम करता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, निम्फ और एडल्ट बोथ। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द रिकमेंडेड कलर ऑफ स्टिकी ट्रैप्स यूज्ड टू कैच व्हाइट फ्लाइज इन कॉटन फील्ड्स, कपास के खेत में सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाइज को आकर्षित करने के लिए किस रंग के चिपचिपे ट्रैप स्टिकी ट्रैप का उपयोग किया जाता है? पर्पल, येलो, ब्राउन, रेड, ब्लैक। तो व्हाइट फ्लाई की बात करेंगे तो इसको जो येलो कलर है, पीला रंग है, वो बहुत आकर्षित करता है। ठीक है, इसीलिए कपास के खेत में कॉटन के फील्ड में येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस एनपीवी इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज स्पेसिफिकली अगेंस्ट विच कॉटन पेस्ट। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जो है का प्रयोग किस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु किया जाता है? थ्रिप्स, अमेरिकन वॉलवॉर्म, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, रेड बग्स, व्हाइट फ्लाई, टर्माइट्स। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्लास में यहाँ तक बने हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्लास कैसा लग रहा है ये बताइएगा, और जो सही ऑप्शन है उसको भी आंसर कीजिए। इसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ताकि जो आने वाला क्लास है वो भी प्रॉपर ढंग से लाया जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है अमेरिकन वॉलवॉर्म, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। टारगेट स्टेज की बात करेंगे तो लार्वा स्टेज जो होता है ये इसका टारगेट स्टेज होता है। टारगेट स्टेज की बात करेंगे तो लार्वा किस तरीके का एजेंट है? बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है। इसमें यूज किया जाता है तो आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट यहाँ पे तंबाकू कैटरपिलर स्पोडोपटेरा लिटोरा लेस इट्स एग्स इन ग्रुप ऑन लीव्स, हाउ आर दीज एग्स मैसेज कवर्ड। तंबाकू की जो सुंडी स्पोडोपटेरा लिटोरा पत्तियों पर समूह में अंडे देती है, ये अंडे किस चीज से ढके रहते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स, ब्राउन हेयर्स, स्केल्स, सोइल पार्टिकल्स, थिक लेयर ऑफ वैक्स, आयरन फीलिंग्स। किस चीज से ढका हुआ होता है ये जो पत्तियों के समूह पर अंडा देता है? कौन? तंबाकू का जो सुंडी है स्पोडोपटेरा लिटोरा। तो यहाँ जो तंबाकू की सुंडी जो स्पोडोपटेरा लिटोरा है, इनकी जो फीमेल होती है ये कहां पे एग देती है? तो पत्तियों के समूह पे, पत्तियों के समूह पे। ठीक है, यहां पर ये एग देती है, एग लेइंग करती है, और ये जो एग है ये किस चीज से ढका हुआ होता है? तो ये ब्राउन कलर का, ब्राउन हेयर स्केल्स बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ कॉटन मिलीबग इन्फेस्टेशन, कपास की जो मिलीबग है, क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम? फिनाकोकस सोलेनोप्सिस के आक्रमण का मुख्य दृश्य लक्ष्य क्या है? रेड स्ट्रिक्स अपीयरिंग ऑन लीव्स, white waxy cotton like insect masses appearing on the plant, root node developing on roots, ball dropping automatically, stem becoming black and scrotched from the middle। क्या है इसका सिम्टम्स, क्या लक्षण दिखाई देता है इसमें जब यहां पर आक्रमण होता है कपास की मिलीबग का? तो यहां पर इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
फाइट वैक्सी कॉटन लाइक इंसेक्ट मासेस अपीयरिंग ऑन द प्लांट। कहने का मतलब है कि पौधों पर कीटों का गुच्छा दिखाई देने लगता है, कैसा कलर का, सफेद मोम पाउडर के जैसा, ठीक है, व्हाइट वैक्स के जैसा। मिलीबग की बात करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, फेना कोकस सोलिनोप्सिस, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। पहचान कैसे होता है इसमें, तो व्हाइट वैक्सी कॉटन मासेस दिखने को मिलता है, ठीक है। नेचर कैसा है इसका, सकिंग पेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड कंटेन विच एक्टिव केमिकल कंपाउंड दैट एक्ट्स एज अ पेस्ट रिपेलेंट एंड एंटीफिडेंट। नीम आधारित कीटनाशकों में कौन सा मुख्य रासायनिक यौगिक पाया जाता है जो कीट को भगाने और उन्हें खाना बंद करने में मदद करता है। कैफीन, एजाडिरेक्टिन, पायरेथ्रिन, निकोटीन, पेनिसिलिन। तो कौन सा कंपाउंड यहां पर पाया जाता है, तो यहां पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एजिडारेक्टिन, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एजिडारेक्टिन की बात करेंगे तो ये नीम में पाया जाता है। नीम में पाया जाने वाला प्रमुख कंपाउंड है, यह कीटों के पौधों को खाने से रोकता है, इसीलिए इसको एंटीफिडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटीफिडेंट कहा जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यह कीटों के ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है, ठीक है। कैफीन की बात करेंगे तो ये टी और कॉफी में पाए जाने वाला अल्कलॉइड है, ठीक है। पायरेथ्रिन की बात करेंगे तो ये कहां पे देखने को मिलता है, तो क्राइजेंथेमम जो फूल होता है, फूलों से प्राप्त जो प्राकृतिक इंसेक्टिसाइडल कंपाउंड होता है, ठीक है। इंसेक्टिसाइडल कंपाउंड किसमें, क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम से प्राप्त होता है, ठीक है। निकोटीन की बात करेंगे तो ये तंबाकू में होता है। पेनिसिलिन की बात करेंगे तो ये एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच फंगल डिजीज ऑफ ग्राम चिकपी चना कॉजेज सडन विल्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ द होल प्लांट। चने ग्राम चिकपी की फसल में कौन सा फफूंद जनित रोग पौधों को अचानक सुखा देता है, उक्टा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, विल्ट, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, स्मट, टिका डिजीज। तो चिकपी और ग्राम की बात करेंगे तो यहां पर जो विल्ट है, उक्टा रोग है, ये महत्वपूर्ण सोइल बॉर्न फंगल डिजीज है। कैसा है, सोइल बॉर्न फंगल डिजीज, ठीक है, विल्ट के नाम से जाना जाता है। क्या है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें पौधे की पत्तियां जो है वो मुरझाने लगती है, पूरा पौधा धीरे धीरे सूख जाता है और झुकने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच मेजर डिजीज ऑफ व्हीट गेहूं कॉजेस रस्ट कलर्ड ब्राउन एंड ब्लैक पाउडरी स्पॉट्स ऑन लीव एंड स्टेम्स। गेहूं की फसल में पत्तियों और तनों पर लाल, भूरे या फिर काले रंग के धब्बे, पाउडर जैसे लक्षण किस रोग के कारण बनता है, टुंडू डिजीज, रस्ट, पक्सेनिया स्पीसीज, बन डिजीज, विल्ट डिजीज, ब्लाइट डिजीज। तो यहाँ पे कौन सा डिजीज ऐसा होता है जिसके कारण गेहूं की जो फसल है उनमें जो पत्तियां होती है और तना जो होता है वो लाल कलर का हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है और काला कलर का हो जाता है, ठीक है, इसमें धब्बा पड़ने लगता है पाउडर जैसा। तो ये जो सिम्टम्स यहाँ पे बताया जा रहा है वो रस्ट का है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रस्ट का। व्हीट रस्ट जो है वो किसके कारण होता है, तो पक्सेनिया स्पीसीज के कारण। इस चीज को याद रखेंगे। ब्राउन रस्ट की बात करेंगे तो वो किसके कारण होता है, ब्राउन रस्ट की बात करेंगे तो ये किसके कारण होता है, पक्सेनिया ट्रिटिसिना, ठीक है। येलो स्ट्रिप रस्ट की बात करेंगे तो गेहूं में येलो स्ट्रिप रस्ट की बात करेंगे तो ये किसके कारण होता है, पक्सेनिया स्ट्रीफॉर्मिस, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, नेचर की बात करेंगे तो ये फंगल डिजीज है, ठीक है। टुंडू डिजीज की बात करेंगे तो ये ईयर कुकल डिजीज, जो गेहूं का होता है उसको टुंडू डिजीज बोलते हैं। बर्न डिजीज की बात करेंगे यहाँ पे दानों में ब्लैक पाउडर, ब्लैक चूर्ण बनने लगता है, ठीक है, दुर्गंध जैसा यहाँ समस्या आने लगता है। विल्ट डिजीज की बात करेंगे तो इसमें पत्तियां मुरझाने लगती है, सूखने लगती है। नेक्स्ट यहाँ पे लूज स्मट ऑफ व्हीट उस्टिलागो ट्रिटिकाई इस विच टाइप ऑफ सीड बॉर्न डिजीज। गेहूं का जो अनावृत कंडवा लूज स्मट उस्टिलागो ट्रिटिकाई किस प्रकार के बीज जनित रोग है,
वाटर बॉर्न, एक्सटर्नली सीड बॉर्न, इंटरनली सीड बॉर्न, इंसेक्ट बॉर्न, एयर बॉर्न ओनली। किस तरह का डिजीज है ये? तो यहाँ पे जो लूज स्मट देखने को मिलता है वीट में, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, किसके कारण होता है ये? उस्टिलागो टिटकारी के कारण होता है। ठीक है, ये कैसा डिजीज है? तो ये इंटरनली सीड बॉर्न है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किस स्टेज में ये हार्म करता है? तो सीड और एम्ब्रियो स्टेज में। ठीक है, कैसा डिजीज है? तो ये फंगल डिजीज है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द मेजर डैमेज कॉज्ड बाय द मस्टर्ड एफिड इन मस्टर्ड और रैपसीड? सरसों मस्टर्ड में महू चेपा लिपाफिस इरिसिमी द्वारा मुख्य रूप से क्या नुकसान पहुंचाया जाता है? इट कट्स द रूट्स, इट सक्स सैप फ्रॉम टेंडर शूट्स एंड पोर्ट्स, इट मेक्स होल्स इन द स्टेम, इट चूज ओनली द सीड्स, इट मेक्स होल इन द लीव्स। क्या नुकसान करता है ये जो महू चेपा, जिसको लिपाफिस इरिसिमी बोलते हैं, वो क्या सरसों और रेपसीड में क्या नुकसान पहुंचाता है? तो मस्टर्ड एफिड की बात करेंगे तो ये कैसा इंसेक्ट है? तो ये सकिंग सकिंग पेस्ट है। बोटानिकल नेम क्या है इसका? लिपाफिस इरिसिमी, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर की बात करेंगे तो हेमिपटेरा। ये क्या करता है? तो सैप को सक करता है। इट सक सैप फ्रॉम टेंडर शूट्स और पोर्ट्स। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे अर्गट डिजीज इन पर्ल मिलेट बाजरा इज कॉज्ड बाय द विच फंगस? बाजरा की बात करेंगे, अर्गट रोग किस कवक द्वारा होता है जिसमें बलियों से शहद जैसा चिपचिपा द्रव निकलता है? उस्टिलागो, मैडिस, क्लेविसेप्स, माइक्रोसेफाला, फ्यूजेरियम उडोम, स्क्लेरोस्पोरा, ग्रैमनिकोला, अल्टरनेरिया, सोलनाई। तो बाजरा में यहाँ पे अर्गट डिजीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किस कवक के द्वारा होता है? तो डिजीज की बात करेंगे तो ये कौन सा डिजीज है? अर्गट डिजीज। किसमें देखने को मिलता है? बाजरा और पर्लमेट में। किस कवक के कारण होता है? तो क्लेविसिपस माइक्रोस्पेला। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सिम्टम्स क्या होता है? तो ये हनी ड्यू सिक्रेशन करता है। सिम्टम्स की बात करेंगे तो हनी ड्यू सिक्रेशन, शहद जैसा चिपचिपा द्रव निकालता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में किसको हार्म करने का काम करता है? तो जो बालियां होती है, फूल होते हैं, उनमें यहाँ पर अपना रोग दिखाने का काम करता है। और जैसे ही यहाँ पे संक्रमित हो जाता है तो मीठा चिपचिपा हनी ड्यू जैसा द्रव फिर निकलने लगता है। और उसके बाद उस्टिलागो मेडिस की बात करेंगे तो मेज का कॉमन स्मट रोग है। किसमें? मेज का स्मट रोग है। ठीक है, फ्यूजेरियम उडुम की बात करेंगे तो ये कहां देखने को मिलता है? तो पीजन पी में विल्ट। किसमें? पीजन पी में, अरहर में विल्ट कॉज करता है। ठीक है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला की बात करेंगे तो ये भी आपको बाजरा में देखने को मिलेगा, पर्ल मिलेट में डाउनी मिल्ड्यू के लिए। डाउनी मिल्ड्यू। अल्टरनेरिया सोलाइन की बात करेंगे तो ये टोमेटो और पोटैटो में अर्ली ब्लाइट के लिए। अर्ली ब्लाइट किसमें? टोमेटो में और पोटैटो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट इज कॉज्ड बाय? तो अभी हम लोगों ने देखा स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है येलो मोज़ेक वायरस YMV इन पल्सेस लाइक मूंग एंड उड़द इज ट्रांसमिटेड बाय विच इंसेक्ट वेक्टर? दलहनी फसलों में जैसे मूंग उड़द में पीला मोज़ेक रोग जो है, येलो मोज़ेक वायरस, किस कीट द्वारा फैलाया जाता है? एफिड, टर्माइट, व्हाइट फ्लाई, बेमिसिया तबाकी, थ्रिप्स, फ्रूट बोरर। जल्दी जल्दी करेंगे आप। तो ये व्हाइट फ्लाई के द्वारा होता है। ठीक है, दलहनी फसलों में येलो मोज़ेक जो डिजीज है वो एक वायरल डिजीज है जो कि व्हाइट फ्लाई के द्वारा होता है, मतलब जिसका जो वेक्टर होता है वो व्हाइट फ्लाई होता है। ठीक है, येलो वैन यहाँ पे मोज़ेक भिंडी ओकरा में भी बात करता है, तो उसको फैलाने का काम करता है वो व्हाइट फ्लाई ही है। इसका जो बोटानिकल नेम, इसका जो साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो बेमिसिया तबाकी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विच फंगल डिजीज कॉजेज सडन ड्रॉपिंग एंड रूटिंग ऑफ यंग वेजिटेबल सीडलिंग्स इन नर्सरीज? नर्सरी में सब्जी के छोटे पौधों का तना गलकर अचानक गिर जाना किस रोग आर्द्र पतन का लक्षण है? एंथ्रेक्नोस, डंपिंग ऑफ, फ्रूट रोट, पाउडरी मिल्ड्यू, विल्ड डिजीज।
तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सबके फैक्ट्स को क्लियर करते जा रहा हूँ। जो भी ऑप्शन है, जो सही आंसर है, जो ऑप्शन बाकी के ऑप्शन है, उसको भी मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो नर्सरी में जो सब्जी के छोटे पौधे का तना जो गलकर और अचानक गिर जाता है, गलने लगता है, आर्द्रता के कारण, हाई ह्यूमिडिटी के कारण यहाँ पे देखने को मिलता है, वो होता है डंपिंग ऑफ। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसमें होता क्या है, तो पौधे के तने का जो निचला भाग होता है, कॉलर वाला रीजन होता है, वो गलने लगता है। क्यों गलने लगता है? हाई मॉइस्चर के कारण, हाई मॉइस्चर के कारण, खराब ड्रेनेज के कारण, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं होने के कारण जो प्लांट है उसका नीचे वाला पार्ट सड़ने गलने लगता है और वो फिर गिर जाता है। ठीक है। ये डंपिंग ऑफ कहलाता है। इसका जो कॉमन पैथोजन है वो कौन सा? पैथोजन को याद रखेंगे। पैथोजन की बात करेंगे तो पीथियम, पीथियम, राइजोक्रोटेनिया और पाइटोपथोरा, ये सब पैथोजन है। ठीक है। कहां पे देखने को मिलता है? तो नर्सरी में। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रूट बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लूसिनोड्स ऑर्बोनालिस, इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ विच वेजिटेबल। तना एवं फल छेदक कीट जो है किस सब्जी का सबसे प्रमुख और विनाशकारी कीट है? अनियन, ब्रिंजल, ओकरा, टोमेटो, पोटैटो, किसका है ये? तो ये जो है ब्रिंजल का विनाशकारी कीट है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पेस्ट क्या है? पेस्ट की बात करेंगे तो ब्रिंजल, सूट एंड फ्रूट बोरर। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनालिस, ऑर्बोनालिस, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्रॉप किस में देखने को मिलता है? तो किसको हार्म करता है? ब्रिंजल को। डैमेजिंग स्टेज क्या होता है इसका? डैमेजिंग स्टेज की बात करेंगे तो डैमेजिंग स्टेज क्या होता है? लार्वा। ठीक है। नेक्स्ट है लेट ब्लाइट डिजीज, फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस, इज अ हिस्टोरिकल एंड डेडली डिजीज ऑफ विच क्रॉप। पछेती झुलसा लेट ब्लाइट फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस जो है किस फसल का ऐतिहासिक और विनाशकारी रोग है? पी, कैरोट, पोटैटो, रेडिस, ओकरा। तो जो लेट ब्लाइट डिजीज है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है। किसमें देखने को मिलता है? पोटैटो में। पोटैटो से रिलेटेड है। पैथोजन जो है इसका फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस है, इसको याद रखेंगे। अफेक्ट किसको करता है? तो लीव्स और ट्यूबर्स को। अफेक्ट किसको करता है? लीव्स को और ट्यूबर्स को। हिस्टोरिकल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके कारण आयरलैंड में फमाइन आया था, अकाल आया था। कब? 1843-45 में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रस कैंकर इज अ सीरियस बैक्टीरियल डिजीज ऑफ लेमन लाइम कॉज्ड बाय विच पैथोजन। नींबू वर्ग के फलों का सिट्रस कैंकर जो है रोग किस जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो ये जैंथोमोनास सिट्राई के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कैसा डिजीज है ये? बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज है। किसको अफेक्ट करता है? लीव्स को प्लस ट्विग प्लस फ्रूट्स, इनको अफेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। मेजर होस्ट प्लांट कौन है? होस्ट प्लांट की बात करेंगे तो सिट्रस, सिट्रस जो प्लांट है ये है। ठीक है। इसका होस्ट। इर्वेनिया अमाइलोबोरा की बात करेंगे तो ये किसमें देखने को मिलता है? एप्पल और पियर में। एप्पल एंड पियर में। क्या कॉज करता है वहां पे? फायर ब्लाइट, फायर ब्लाइट। ठीक है। क्लेविसिपस की बात करेंगे तो इसको अभी हम लोगों ने देखा था पर्ल मिलेट में अर्गट के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे मैंगो हॉपर, अमेरिटोडस अतकिंसोनी, डैमेजेस मैंगो ट्री मेनली एट विच ग्रोथ स्टेज। आम का जो बुनगा हॉपर मुख्य रूप से किस अवस्था में आम के पेड़ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? फ्रूट राइपनिंग स्टेज, फ्लावरिंग ब्लूसिंग स्टेज, डोरमेंट स्टेज ड्यूरिंग विंटर, लीफ फॉलिंग स्टेज, प्लांटिंग स्टेज। तो यहाँ पे मैंगो हॉपर की बात करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एमरिटोडस अतकिंसोनी, इसको याद रखेंगे, ये इसका साइंटिफिक नेम है। पीक अटैक सबसे ज्यादा अटैक किस टाइम पे करता है? तो फ्लावरिंग और ब्लूसिंग स्टेज पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डैमेजिंग स्टेज क्या होता है इसका? तो नीम फॉर एडल्ट स्टेज की बात करेंगे
तो निम्फ प्लस एडल्ट, इस स्टेज पे ये अटैक करता है। ठीक है, नेचर कैसा होता है? तो सकिंग पेस्ट है, सकिंग पेस्ट है। डैमेज कैसे करता है? तो सैप को सक करता है और ब्लूसिम जो फ्लावर है उनको ड्रॉप करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे येलो स्टेम बोरर ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय विच इंसेक्ट? धान का जो पीला तना छेदक येलो स्टेम बोरर है किस कीट द्वारा होता है? तो ये सिर्पोफेगा इंसर्टुलासा के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, येलो स्टेम बोरर सिर्पोफेगा, सिर्पोफेगा इंसर्टुलासा। ठीक है, ऑर्डर की बात करेंगे तो किस ऑर्डर का है ये? तो लेपिडोप्टेरा का है। डैमेज क्या करता है? तो डेड हार्ट प्लस व्हाइट ईयर। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है, जो लार्वा होता है तने के अंदर घुसकर नुकसान करता है, प्रारंभिक अवस्था में डेड हार्ट कॉज करता है और बाद में फिर जो है बलियां निकलने पर व्हाइट ईयर हेड दिखाई देने लगता है। ठीक है, व्हाइट ईयर हेड। नीला पर्वता लिगेंस की बात करेंगे तो ये क्या है? तो ब्राउन प्लांट हॉपर है, ब्राउन प्लांट हॉपर। लेप्टोकॉर्सिया क्योटा की बात करेंगे तो ये क्या है? तो गंदी बग। डिक्ला डिस्पा आर्मी जेरा की बात करेंगे तो ये क्या है? राइस हिस्पा। ठीक है, ये सबको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड हार्ट सिम्टम इन राइस इज मेनली कॉज्ड बाय? तो अभी हम लोगों ने देखा था ये किसके कारण? येलो स्टेम बोरर के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइट एयर हेड सिम्टम्स इन राइस इज एसोसिएटेड विथ? धान में व्हाइट एयर हेड, व्हाइट एयर हेड लक्षण किस कीट से संबंधित है? तो इसको भी अभी हम लोगों ने देखा था, ये स्टेम बोरर से है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। राइस हिस्पा की बात करेंगे तो ये क्या करता है? तो ये लीफ को डैमेज करता है, लीफ डैमेज करता है। ग्रीन ग्रीन लीफ हॉपर की बात करेंगे तो ये क्या करता है? वायरस का वेक्टर है। ब्राउन प्लांट हॉपर की बात करेंगे तो ये हॉपन बर्न, हॉपर बर्न। राइस बग की बात करेंगे तो ये क्या करता है? ग्रेन सकिंग पेस्ट है, ग्रेन सकिंग पेस्ट। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हॉपन बर्न सिम्टम्स इन राइस इज कॉज्ड बाय? ब्राउन प्लांट हॉपर। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। राइस गॉल मिर्च की बात करेंगे तो यहां पर सिल्वर सूट, इसके कारण सिल्वर सूट होता है। ठीक है, गंदी बग को ग्रेन सकिंग अभी हम लोगों ने देखा था। स्टेम बोरर की बात करेंगे तो यहाँ पे डेड हार्ट कॉस होता है और राइस हिस्पा से लीफ स्क्रैपिंग। ठीक है, सिल्वर सूट अभी हम लोगों ने देखा, गॉलमीज, राइस गॉलमीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सकिंग पेस्ट ऑफ व्हीट? गेहूं का सबसे महत्वपूर्ण रस चूसने वाला कीट कौन सा है? तो ये एफिड है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। विच इंसेक्ट इज कॉमनली नॉन एज द ग्रीन बग ऑफ व्हीट? गेहूं का ग्रीन बग किसे कहा जाता है? एफिड को कहा जाता है। नेक्स्ट है विच पेस्ट कट्स यंग व्हीट सीडलिंग्स एट ग्राउंड लेवल? कौन सा कीट गेहूं के छोटे पौधे को भूमि सतह से काट देता है? एफिड, टर्माइट, कटवॉर्म, हैसियन फ्लाई, आर्मी वॉर्म। ये कटवॉर्म होता है, कटवॉर्म। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? सीडलिंग कटर, सीडलिंग कटर बोलते हैं इसको। हैसियन फ्लाई की बात करेंगे तो ये किसको हार्म करता है? तने को प्रभावित करता है। ठीक है, आर्मी वॉर्म की बात करेंगे तो ये पत्तियां खाता है। एफिड जो है रस चूसता है। टर्माइट जड़े खाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंसेक्ट पेस्ट इज नेक्स्ट है विच इंसेक्ट पेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग टुंगरो डिजीज इन राइस? धान में टुंगरो रोग का वाहक वेक्टर कौन सा है? ब्राउन प्लांट हॉपर, राइस हिस्पा, ग्रीन लीफ हॉपर, गंदी बग, स्टेम बोरर। सही आंसर है ग्रीन लीफ हॉपर। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, इसको याद रखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम याद रखना, नेपोटेटिक्स वायरसेंस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। ऑर्डर क्या है इसका? हेमीपटेरा। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ली सूट बोरर इज एन इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ व्हीट, कॉटन, सुगर केन, राइस, सोयाबीन।
तो ये शुगर केन का है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शुगर केन का साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका? चिलो इनफुस टेलस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्या कॉज करता है सिम्टम्स? तो डेड हार्ट। ये किसमें करता है? शुगर केन में। इससे पौधों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, पायरिला पेरपुसिला इसे सीरियस पेस्ट ऑफ। तो ये किसका? ये भी शुगर केन का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ग्राम पोर्ट बोरर इसे मेजर पेस्ट ऑफ चिकपी एंड इज साइंटिफिकली नॉन एज हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। टोबैको कैटरपिलर इज साइंटिफिकली नॉन एज, तंबाकू की जो इल्ली है तंबाकू कैटरपिलर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? स्पोडोपटेरा लिट्रूला। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मेज स्टेम बोरर इज साइंटिफिकली नॉन एज। मेज का जो स्टेम बोरर है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? चिलोपार्टिलस। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेज ऑफ सिल्कवॉर्म। रेशम कीट से रेशम किस अवस्था में प्राप्त होता है? एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, निम्फ। तो ये प्यूपा कोकुन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी कोकुन से यहाँ पे रेशम प्राप्त होता है। सिल्क वॉर्म की बात करेंगे। सिल्क वॉर्म क्या होता है? इसका नाम बॉम्बेक्स मोरी। मोरी इसका नाम होता है। ऑर्डर क्या है? लेपिडोपटेरा। इसमें कैसा मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है? तो कंप्लीट। कहां से इसमें रेशम निकलता है? तो प्यूपा कोकुन से। नेक्स्ट है विच इंसेक्ट इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड। तो इसको देखा था हम लोगों ने, लेडी बर्ड बीटल। नेक्स्ट यहाँ पे हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन इंटोमोलॉजी। भारतीय कीट विज्ञान, इंडियन इंटोमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन इंटोमोलॉजी पूछ रहा है, तो यहाँ सही आंसर आपका एच मैक्सवेल लेफ्रॉय। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो थे फर्स्ट इंपीरियल इंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट इंपीरियल इंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया कब अपॉइंट हुए थे? 1903 में। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर इंसेक्ट रिसर्च अंडर आईसीआर। आईसीआर के अंतर्गत कीट अनुसंधान का प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ये कहां पर है? बेंगलुरु में, NBAIR। नेक्स्ट यहाँ पे द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट डीपा वाज पास्ड इन। तो ये 1914 में। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। इंडियन इंसेक्ट पेस्ट वाज पब्लिश्ड इन। इंडियन इंसेक्ट पेस्ट जो पुस्तक है कब प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर देना है। ठीक है, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट जो पुस्तक है ये कब पब्लिश हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो ये था एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर समझ आया होगा। यहाँ पर 100+ MCQ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया एग्रीकल्चरल इंटोमोलॉजी का, कीट विज्ञान का। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस को नहीं देखे, ऑप्शंस को भी अच्छे तरीके से समझे, जो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा था उसको भी डिस्कस करते हुए इस क्लास को हम लोगों ने किया। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा, क्या क्वेश्चन में आपको डाउट आया कहीं पे भी तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने वीड साइंस की क्लास को किया और आज हम लोग यहाँ पर इंटोमोलॉजी के 100 क्वेश्चंस को कवर किए। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो PDF है वो एग्री टू कल्चर फैमिली के ऑफिशियल चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और एक फर्स्ट रिवीजन के तौर पर फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी का।